नमस्कार। वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा, इस तरीके का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था। आज मैं वादे को इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि मोदी सरकार 60 महीने के कार्यकाल में से अपने 43 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और 17 महीने उसके पास शेष हैं। यानी कि बहुत बड़ा समय उसका निकल गया है और मोदी सरकार के वायदे आज मुझे याद आ रहे हैं। कांग्रेस को कोसते हुए, कांग्रेस को भीषण गाली देते हुए, मैं बार बार इसका इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि जब कैंपेन चल रहा था तब 10 वर्ष का जो कांग्रेस का शासन था उससे लोग भी उकता गए थे, भ्रष्टाचार से लोग उकता गए थे। उसके बाद में मोदी ने कुछ वायदों के साथ में सत्ता संभाली थी। लोगों ने उन वायदों के ऊपर विश्वास किया था। उन जो बड़े वायदे हैं उनमें से हमने कुछ चुनिंदा जो बड़े वायदे हैं उनको 6 भागों में विभाजित किया है। कि जैसे एक मोदी का वायदा था मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। दूसरा उन्होंने एक वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार का वो सृजन करेंगे, यानी कि देश में हर साल 2 करोड़ नौकरियां उपलब्ध होंगी युवाओं के लिए। तीसरा एक बड़ा वादा जो मोदी जी ने किया था वो था कि जितने भी पाकिस्तान समेत हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ में वो सख्ती से निपटेंगे। चौथा एक बड़ा वायदा उन्होंने किया कि गंगा की सफाई वो करवाएंगे। एक उन्होंने वायदा किया कि हर गांव तक बिजली देंगे और एक जो सबसे चर्चित उनका वायदा रहा, काला धन देश में वापस लेके आएंगे और देश के काले धन को सबके सामने लाएंगे। इन तमाम वादों के ऊपर अब ये सरकार घिरती नजर आ रही है क्योंकि जनता तो जवाबदेह है। अब जिस तरह से कांग्रेस जनता के प्रति जवाबदेह है, ठीक उसी तरह से आपकी सरकार भी जवाबदेह है। कांग्रेस की जवाबदेही पर आपने उस समय बहुत ज़्यादा शोर शराबा करके, बहुत ज़्यादा धरने प्रदर्शन करके सत्ता हासिल की थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब पेट्रोल के दाम थोड़े से बड़े थे तो आपने भारत बंद का आह्वान कर दिया था। बड़े बड़े जो इस समय व्हाट्सएप ग्रुपों में भी आप देख रहे होंगे, स्मृति ईरानी जैसे नेता चिल्ला चिल्ला करके धरने प्रदर्शन और पेट्रोल की कीमतें वापस लो और इस तरीके के मनमोहन सरकार के ऊपर आपने बहुत बड़े आरोप लगाए थे। अब पेट्रोल जो 80 रुपये 81 रुपये पहुँच गया, जो स्कूटर चला रहा है, जो मोटरसाइकिल चला रहा है, मोदी जी वो कौन सा अमीर आदमी हो गया। मैंने आप पहले भी अपनी जो बात कही थी उसमें भी ये कहा था कि आपने टीवी के ऊपर भी एक विलासिता टाइप आपने जो टैक्स लगाया, टीवी फ्रिज के ऊपर भी आपने जो जीएसटी बढ़ा के लगा दिया। आप टीवी फ्रिज को भी आप ये समझते हैं कि वो लग्जरी आइटम है। ठीक उसी तरीके से एक छोटा यातायात का साधन है, एक स्कूटर है, एक मोटरसाइकिल है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके ऊपर प्राइस आपका कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। आप पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमतें हैं, उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। जबकि इतना मुनाफा जा कहाँ रहा है, आप किसको मुनाफा देना चाहते हो। ये भारत की जनता है जिसने आपको वोट किया है, कम से कम उसके लाभ का भी सोचो। उनके लाभ का कभी मत सोचो जिन्होंने आपको उस समय हेलीकॉप्टर दिया था, उनको थोड़ा सा आप लाभ पहुंचाओ, लेकिन कम से कम भारत की गरीब जनता के हित का तो ध्यान रखो मोदी जी। मेक इन इंडिया जो आप बार बार कहते हैं और अचानक आप जापान के साथ में समझौता करते हैं, 1 लाख करोड़ से बड़ी रकम बुलेट ट्रेन के रूप में हमारे पास आएगी। ऐसी बुलेट ट्रेन जिसके लिए हम कर्जा ले रहे हैं, ऐसी बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी। मेक इन इंडिया का उसमें कोई लोगो नहीं है क्योंकि वो पूरी की पूरी असेंबल होकर के जापान से आएगी। कर्जा भी वो दे रहा है, ट्रेन भी वो दे रहा है, हमें वो कर्जे को चुकाना है। लेकिन उस 1 लाख करोड़ से इस 125 करोड़ के देश में कितने लोग लाभान्वित होंगे, ये तो प्रश्न खड़ा है। कि जहां पर हर महीने कोई ना कोई आप रेल दुर्घटना सुन लेते हो, कहीं ना कहीं रोडवेज की बसें, जहां पर यातायात व्यवस्था बिल्कुल सुगम नहीं है, क्या हमें नहीं लगता कि वो जो 1 लाख करोड़ का कर्ज जो आप ले रहे हो, उस कर्ज से कुछ और काम निपटा लेते। इस तरीके का कर्ज अगर आपको लेना ही है तो क्यों ना हम कुछ शताब्दियां हम अपनी रेल व्यवस्था को सुधार लें। कितनी शताब्दियां चलाई जा सकती हैं, कितनी राजधानी चलाई जा सकती हैं, कितनी रोडवेज की बसें चलाई जा सकती हैं, कितनी सड़कें बनाई जा सकती हैं इस 1 लाख करोड़ से। लेकिन
केवल अहमदाबाद और मुंबई दोनों के बीच में आपने एक ट्रेन चलाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का तय कर लिया है। आप खर्च कर सकते हैं, आपसे कोई नहीं पूछ सकता, राजा से सवाल करने का अधिकार किसी को नहीं होता। तो मेक इन इंडिया, हम चाहते हैं कि कुछ देश में भी आप कुछ मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट को करें, कुछ आगे लेकर के आएँ। एक दूसरा सबसे बड़ा है कि आप कहते थे कि हर साल आप 2 करोड़ नए रोजगार सृजन करेंगे, तो इसलिए कौशल विकास वाली जो अवधारणा थी उसको आपने कितना डेवलप किया। आंकड़े कहते हैं कि आपकी कौशल विकास वाली जो योजनाएं हैं जिससे आप 2 करोड़ रोजगार सृजन करने की बात कह रहे थे वो भी फुस हो गई है। और इस देश का युवा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस देश में युवाओं को कोई रोजगार नहीं है। नोटबंदी के चलते व्यापार अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं, जिस दिन आपने नोटबंदी की थी उस दिन सरदार मनमोहन सिंह ने एक बात कही थी कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, जिसके दम खम पर हम विश्व अर्थव्यवस्था के सामने खड़े रहते हैं, उसने कहा था कि जो हमारी वृद्धि दर है उसमें कमी आएगी, अर्थव्यवस्था की जीडीपी में हम कमी आएगी, और उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया था कि कम से कम 2% तक की गिरावट आएगी। मनमोहन सिंह की बात बिल्कुल सही निकली और 2.2% की गिरावट आ गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली रोज मीटिंग करते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में इतनी जबरदस्त गिरावट कितना संदेह पैदा करती है आपकी नीतियों पर, ये आप भी जानते हैं। आम आदमी को हालांकि इस जीडीपी से मतलब नहीं है, आम आदमी को तो उसकी रोजमर्रा की जो दैनिक दिनचर्या की चीजें हैं उससे मतलब है, लेकिन जो विश्व व्यापक अर्थव्यवस्थाओं का समझने वाले जो अर्थशास्त्री हैं वो सब मानते हैं कि आपकी इन नीतियों से या नोटबंदी से कहीं ना कहीं हमारी विकास दर अवरुद्ध हुई है, जिसका आप उल्टा कह रहे थे कि इससे हम बहुत ऊपर चले जाएंगे, लेकिन वो हुआ उल्टा। दूसरा, आपने कहा था कि हम काला धन वापस लेकर के आएंगे। रिजर्व बैंक ने जितने प्रचलित नोट थे, जितने बाजार में नोट थे, उतने ही वापस आ गए, तो फिर काला धन कहाँ है मोदी जी? वित्त मंत्री जी से सवाल कि भाई वो काला धन कहाँ है? तो आप काला धन ना तो देश में से आप काला धन ला पाए और ना आप विदेशों से कोई काला धन ला पाए। केवल हम जो है एक काल्पनिक आंकड़ों जो आप बोलते रहे उस समय चुनावी सभाओं के अंदर कि इतने लाख, इतने हजार करोड़ रुपए का काला धन है कि अगर वो वापस आ जाएगा तो हर इंडियन के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। हो 15 रुपए भी हमारे खाते में नहीं आए, तो वो काला धन वाला भी आपका काम। हर गांव में बिजली कनेक्शन की बात थी, वो पूरा नहीं हुआ आपका। अभी भी जो आप नए काम की तो हम तब बात करेंगे, जो बिजली की व्यवस्थाओं में सुधार है वो भी अभी तक हमारे को देखने को नहीं मिला है। रही गंगा सफाई की बात, वो गंगा सफाई का भी आपने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया था। गंगा की सफाई के लिए आपने एक अलग से मंत्रालय बना दिया, गंगा की सफाई के लिए आपने पैसे दे दिए। गंगा की सफाई तो नहीं हुई, उन पैसों की सफाई हो गई। पैसा कहाँ है पता नहीं। गंगा आज भी मैली है, वो माँ गंगा आज भी आपको पुकारती है बार बार कि मुझे साफ कर दो, मुझे साफ करवा दो। लेकिन मोदी जी कहाँ, यही तो वायदे हैं जिनके लिए सरकार में आप सरकार के मुखिया हैं, और इन वायदों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी थी, क्योंकि आपके द्वारा ही ये वायदे किए गए थे। लेकिन अब 17 महीने आपके पास में बचे हैं, कैसे तो आप 17 महीनों के अंदर गंगा साफ कर पाएंगे? कैसे आप काला धन ला पाएंगे? कैसे आप हर गांव में बिजली कनेक्शन देंगे? और इस समय तो जीएसटी का जो आपने पहले तो नोटबंदी करी, उसके बाद में आपने जो जीएसटी की बात करी, तो उस जीएसटी की बात में भी अभी तक व्यापारी सहमा हुआ है, उस व्यापारी अभी भी डरा हुआ है। मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि पहले कहते थे कि व्यापारी वर्ग जो है वो बीजेपी का बिल्कुल खास वोट बैंक है, लेकिन अब आप सड़क के व्यापारी से बात कीजिए, कहीं ना कहीं उसके दिल में ठेस है और वो भारतीय जनता पार्टी को कोस भी रहा है। मैं कांग्रेस का चमचा नहीं हूँ, क्योंकि जब वीडियो ये आप लोग देख रहे होते हैं तो आप तरह तरह की टिप्पणियाँ भी कर रहे होते हैं। मैं नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, उनकी नीतियों का बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन आज इन सवालों के साथ एक पत्रकार के नाते खड़ा भी हूँ कि
निश्चित रूप से भाषणों से देश नहीं चलता, असल में कुछ एक्ट करने की ज़रूरत होती है। हमारे देश में कश्मीर की समस्या है, क्या आपके पास कश्मीर समस्या का कोई समाधान है? इतने महीने निकलने के बाद में भी हम कश्मीर समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पाए। हम अयोध्या विवाद जो आपने सोचा होगा कि भाई कहीं ना कहीं लोग जब जुड़ते हैं, आपके साथ में जुड़े, आपको वोट दिया कहीं ना कहीं, तो उन्होंने सोचा होगा कि मोदी जी कश्मीर वाली समस्या को निपटा देंगे, मोदी जी जो है वो अयोध्या में राम मंदिर वाली समस्या को निपटा देंगे। जो आपके मुद्दे रहे हैं, बीजेपी के मुद्दे रहे हैं, संघ के मुद्दे रहे हैं, हिंदुत्व विचारधारा के मुद्दे रहे हैं, लेकिन जब भी बोलने का समय आता है आप गौण हो जाते हैं, आप मौन हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं, इन वायदों के ऊपर कहीं ना कहीं आपको जवाब तो देना पड़ेगा। 17 महीने का समय है, समय बहुत कम है, लेकिन हो सकता है आपके पास जवाब भी हो, आपके पास कोई ना कोई जुमला भी हो, लेकिन लोग जैसे जैसे साक्षर हो रहे हैं वैसे वैसे समझदार भी हो रहे हैं। दखल में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।